जब बूढ़ी माँ बाप ने बताई अपनी कीमत। नमस्कार दोस्तों, सानिया अफवाह स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़ी माँ बाप ने बताई अपनी कीमत। रात के लगभग 1 बज रहे थे। राजीव और काजल अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। सोने से पहले काजल ने कई बार अपने भाई भाभी और पापा के फोन पे फोन लगाया, पर किसी ने भी बात नहीं हुई। आज उनका मन काफ़ी घबरा रहा था, इसलिए वो अपने मम्मी पापा से बात करना चाहती थी, पर जब बात नहीं हुई तो उसकी चिंता बढ़ गई। वो सुबह उनसे मिलने का मन बनाकर अपने दिल को तसल्ली देती है। अभी उसकी आंख लगी कुछ पल ही हुए थे कि काजल का फ़ोन बज उठा। वो कच्ची नींद में थी, इसलिए फ़ोन बजते उसकी नींद खुल जाती है। फ़ोन के स्क्रीन पे पापा का नाम शो कर रहा था। यह देखकर वो घबरा जाती है कि इतनी रात गए पापा क्यों फ़ोन कर रहे हैं। वो बिना देरी किए फ़ोन उठाती है। उसके हेलो बोलने से पहले उधर से कांपती हुई आवाज़ आई, बेटा तेरे बापू को कुछ हो गया है, वो उठ नहीं रहे हैं। तेरे भाई भाभी भी यहाँ नहीं है, तू जल्दी आ जा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। विधाजी रोते हुए कहती है। अपनी माँ की बात सुनकर काजल भी घबरा जाती है। वो घबराते हुए बोली, मम्मी क्या हुआ पापा को? हेलो मम्मी, मेरी आवाज़ जा रही है ना? आप ऊपर शायद उससे से तब तक फ़ोन कर चुका था। काजल ने हड़बड़ाते हुए राजीव को जगाया और रोते हुए सारी बात बताई। राजीव ने तुरंत गाड़ी निकाली और जल्दी से काजल को उसके घर लेकर पहुंचा, पर घर पे ताला लगा हुआ था। यह देखकर काजल की घबराहट और बढ़ गई। अब इतनी रात में किसी से पूछ भी नहीं सकती थी, तो राजीव ने दरवाजे का ताला तोड़ा और किसी तरह घर के अंदर गए। काजल जैसे घबराते हुए अंदर आई, उसकी माँ उन्हें हॉल में ही मिल गई, जो बाहर ही आ रही थी। विधाजी उन दोनों को देखकर रोते हुए कहती है, जल्दी चलो, देखो ना तुम्हारे पापा को। तीनों दौड़ते हुए कमरे में आती है। राजीव उनके करीब जाकर उनकी सांसें चेक करता है। तब तक देर हो चुकी थी। राजीव निराशा भरी नजरों से उनको दोनों को देखता है, तो काजल अपनी गर्दन नाम में हिलाते हुए कहती, नहीं राजीव, हम पापा को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, वो एकदम ठीक होंगे। राजीव काजल के करीब आकर उसे समझाते हुए कहता, काजल बहुत देर हो चुकी है, पापा अब हमारे बीच नहीं है। विधाजी और काजल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजेंद्र जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो दोनों उनसे लिपट कर फूट के रोने लगे। काजल के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे पछतावा भी हो रहा था। वो जल्दी ही उसके पास आ जाती तो शायद आज जो उनके साथ होती। राजीव नम आंखों से रूम से बाहर आता है और अपने दोनों साले को फ़ोन करता है। अनिल फ़ोन नहीं उठाता। वो अरुण को फ़ोन करता है और उसे खबर करता है। सुबह तक वो भी आ जाता है। घर पे सभी रिश्तेदार इकट्ठे हो चुके थे। सुबह को बेटे बहू अनिल और पूनम अपने बेटे के साथ घर खुशी खुशी लौटे, पर घर का ताला खुला हुआ। इतनी सारी गाड़ियां देखकर वो हैरान हो गए। वो भागते हुए अंदर आए। सामने उसके पिता की अर्थी थी और सभी रिश्तेदार उनकी तरफ ही देख रहे थे। इन दोनों को काफ़ी शर्म आ रही थी, क्योंकि अपने ही पिता की मृत्यु के समय वो सबसे अंत में आ रहे थे। साथ ही दोनों काफ़ी सजे हुए थे, इसलिए वो दोनों अपना ड्रामा शुरू कर देते हैं। दोनों जोर जोर से रोते हुए कहने लगते हैं, अरे पापा को अचानक क्या हो गया? कल तो कितने अच्छे थे, उन्होंने ही तो हमें भेजा था कि हम थोड़ा बच्चों को घुमा लाए। अनिल रोते हुए कहता, अरे मैंने तो मना भी किया था, पर बाबूजी नहीं माने और ज़बरदस्ती हमें भेज दिया। काश हम लोग जाते ही नहीं। पूनम भी अपना ड्रामा करते हुए कहती, दोनों जोर जोर से रो रहे थे। आसपास के लोग उन्हें दोनों को सांत्वना दे रहे थे। पूनम तो रोते रोते बेहोश तक हो गई। विधाजी उन दोनों को ही हीन भावना से देख रही, तो वो जानते थे कि दोनों नाटक कर रहे हैं। धीरे धीरे करके सारे क्रियाक्रम हो गए। अनिल को अपने किए पे थोड़ा पछतावा था। उनकी आंखों के सामने एक एक करके सारे पल आने लगते हैं। सुनो जी, इस बार अम्मा बाबूजी आए ठीक है, पर अगले साल बाबूजी रिटायर हो जाएंगे। फिर यह ना कहना कि वो हमारे साथ आकर रहें। मैं अपने बच्चों और आपका देख लेती हूँ, यही बहुत है। मुझे फालतू का बोझ और काम नहीं चाहिए। ऐसे भी आपकी अम्मा तो कुछ काम करती नहीं, बस बैठी बैठी खाएंगे। अरे अच्छे भले हाथ पर चलते हैं, मेरी थोड़ी मदद ही करवा दे। अपने मन से तो यह काम करती नहीं। कल बस मैंने इतना बोला कि अम्मा जी मैं रसोई में काम कर रही हूँ, आप झाड़ू लगा दीजिए, तो बस झाड़ू लगाकर बैठ गई। यह नहीं हुआ कि झाड़ू के बाद पोछा भी कर दे, और कुछ कहती हूँ तो बाबूजी उनकी रखवाली में तनकर खड़े हो जाते हैं।
और मुझे सुनाते कि अगर इस उम्र में अपनी सास से काम करवाओगे, अरे इस उम्र में 4 रोटी खा सकती तो क्या काम नहीं कर सकती? मैं तो अकेले हूँ, उनका काम अलग बड़ा है। पूनम अपने पति अनिल से कहती है। अनिल बोला, अरे ज़रा धीरे तुम बोलो, जानती हो कि बाबूजी रिटायर होने वाले हैं, फिर क्यों पंगा ले रही हो? बूढ़े लोग अक्सर गुस्से में अपना फैसला बदल लेते हैं। अम्मा सीधी भला फुसला कर घर का काम करवाया करो। बाबूजी ने तो घर बनवाने का निर्णय लिया है, वो हमारे फायदे के लिए घर बनवाया है, तो अपने घर पे रहेंगे, फिर घर छोड़कर यहाँ के बस थोड़े दिन की बात है, बर्दाश्त कर लो, फिर तुम ही उस घर की महारानी बनोगी, आखिर तुम बड़ी बहू हो। अनिल उसे समझाते हुए कहता है। पूनम बोली, मुझे मुंगेरी लाल के सपने मत दिखाओ, मेरे माँ बाप ने भी यही कहा था, पर देख लिया तुम्हारी माँ ने सारे भारी बड़े जेवर अपनी बेटी को दे दिए, सेवा मुझसे करवाती है। कह देती हूँ अगर वो घर का काम नहीं करेगी तो कल ही का टिकट करवा दो, वरना मैं मायके चली जाऊंगी, फिर करती रहना अपने माँ बाप की सेवा। पूनम बरबराते हुए बाहर चली गई। शाम में पूनम अपनी सास पिताजी से बोली, अम्मा बस भगवान को दिया बाती दिखाने से कुछ नहीं होगा, घर के कुछ काम भी कर लिया कीजिए, मैं अकेली कब तक करूँ? देखिए दोपहर के बर्तन सिंक में रखे हैं, जरा उन्हें धो दीजिए, तभी तो मैं रात के खाने की तैयारी करूँगी। पिताजी हाँ का बहू कहा कर उठने ही वाली होती है कि राजेंद्र जी जो वहीं बैठे थे, वो कहती है, बेटी क्वार्टर में रहती थी तब तो तुम्हारी सास को बस 2 थाली 2 कटोरी धोनी पड़ती थी, और यहाँ तो और फिर पिताजी के घुटनों में दर्द भी रहता है, तुम कहो तो मैं कर देता हूँ, मुझे भी पहले सिर्फ 3 लोग का ही काम होता था, पर अब काम बढ़ गया है, घर में 5 लोग हैं। मैंने कभी कुछ कहा? बर्तन धोने को क्या कह दिया? इन पर पहाड़ टूट पड़ा। सुबह शाम टहलने जाती है तब तो दर्द नहीं होता। अरे बंटी को जल्दी भूख लग जाती है, जल्दी खाना बनाने के लिए जरा सा बर्तन धो देगी तो पैर टूट जाएंगे क्या? इतनी मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। यह थोड़ा ही ना चाहता है किसी से मुझे, क्या कोई भी धोए बर्तन बिना धुले खाना तो बनेगा नहीं। भले आज इनका पोता खाने के लिए सर पे उठा ले। यह सब पूनम बड़बड़ाते हुए कह रही थी, हालांकि उसकी आवाज़ इतनी थी कि दोनों को आराम से सुनाई दे रहा था कि वह क्या कह रही है। कुछ देर उन्हें ताने देने के बाद पूनम अपने रूम में चली जाती है। पिताजी राजेंद्र जी को देखकर बोली, आप क्यों बहू से कुछ कहते हैं? उसे बंटी से वैसे भी फुर्सत नहीं मिलती। सही ही तो कह रही है, हम दोनों के आने से उसका काम भी बढ़ गया है, और खड़े खड़े धो दूंगी तो क्या ही दिक्कत होगी। आप चिंता मत कीजिए, बस कुछ दिन की बात है, जाइए आप आराम कीजिए। इतना कहकर पिताजी बर्तन धोने लगते हैं। करीब 1 हफ्ते बाद राजेंद्र जी पिताजी से कहते हैं, कुछ दिन के लिए अरुण छोटे बेटे के पास वो आते हैं, वहाँ की दिवाली बन जाएगी। ऐसा कहकर उन्होंने झट से फ़ोन छोटे बेटे को लगा दिया। उन्होंने उसे अपने आने की इच्छा जताई। अनीता बोली, बाबूजी माफ़ कीजिएगा, अभी तो आप नहीं आ सकते क्योंकि मैं अपने मायके जा रही हूँ, और वहाँ अगर आप जाएंगे तो आपका बेटा अकेले सारा काम कैसे करेगा? उन्हें तो दिक्कत हो जाएगी। बेहतर है आप भैया भाभी के पास ही रुके। वैसे भी कुछ महीने बाद आप रिटायर हो जाएंगे और घर बन जाएगा तो हम लोग वहीं आकर अपने आपसे मिल लेंगे। फिर वहाँ आकर क्यों बेकार में अपना और हमारा समय बर्बाद करते हैं? इतना कहकर बिना उन्हें कुछ कहने का मौका दिए उसने फ़ोन रख दिया। उन्हें पता चल गया था कि वह झूठ बोले, क्योंकि दिवाली का समय था और उन्होंने अपने बेटे की आवाज़ सुन ली थी। वह पिताजी को बस यह सब बता देते हैं जो अनीता ने उन्हें बताया था। वह पिताजी को टेंशन नहीं देना चाहते थे। राजेंद्र जी पिताजी से बोले, अब सब मेरे रिटायरमेंट का इंतज़ार कर रहे। देखो अच्छा है, देखता हूँ मेरे रिटायर होने के बाद यह लोग मेरे लिए इतना वक्त निकालते हैं। कुछ समय बाद राजेंद्र जी पिताजी के साथ वापस लौट आए। देखते समय बीत गया। राजेंद्र जी के रिटायरमेंट का समय नज़दीक आ गया। राजेंद्र जी ने अपने जीवन की सारी बचत लगाकर घर बनवाया था। सेवावृत्ति होने के बाद जो पैसे मिले थे वो भी घर में खर्च हो गए। उन्होंने सोचा सपनों के घर में बुढ़ापा चैन से गुजरेगा, मगर वक्त का काजा देखे जैसे ही वो रिटायर हुए दोनों बेटे ने अपनी
इच्छा अनुसार बड़ा बड़ा कमरा ले लिया। उनके बच्चों को एक एक कमरा दे दिया। एक छोटा सा कमरा राजेंद्र जी और विदा जी के हिस्से में आया। फिर भी वे खुश है कि चलो बच्चे खुश है तो हम भी खुश है। उस समय बाद बड़े बेटे के अपना तबादला वहीं भी करवा लिया ताकि किराए के घर में रहना ना पड़े। राजेंद्र जी और विदा जी भी खुश थे कि अब पोते और बेटी बहू का साथ हो जाएगा। अब बेटा बहू मुश्किल से उन्हें रोटी के लिए पूछते थे जो अपने माँ बाप को कुछ नहीं पूछते थे। वो अपनी छोटी बहन काजल को क्या ही पूछते। काजल भी अपनी जिम्मेदारियों में उलझी रहती थी। ऑफिस बच्चे इन सभी की वजह से उसे भी समय नहीं मिलता था। बस माँ बाबूजी की खबर लेती रहती थी। देखते ही देखते विदा जी पर अपने लिए राजेंद्र जी के लिए रोटी बनाने की जिम्मेदारी आ गई। यह बात राजेंद्र जी को अंदर ही अंदर खटकने लगी कि उनके बच्चे के पास उनके लिए फुर्सत नहीं और ना ही मन में जगह। अब राजेंद्र जी कुछ कहते तो बेटा उन्हें 4 बातें सुना देता और समाज के डर से वो चुप रह जाते। अक्सर पूनम के रिश्तेदारों का घर में आना जाना लगा रहता। फिर क्या था, आए दिन पूनम के मायके से लोग आते तो कमरों की कमी होने लगी। तो एक रोज पूनम राजेंद्र जी से बोली, बाबूजी आपने जो पीछे एक नौकरी वाला कमरा बनवा रखा है वो भी तो बहुत बड़ा है। आपका सामान वहाँ रखवा देती हूँ। कौन सा हमारे घर में नौकर रहने आएंगे। वैसे भी पूरा घर तो एक जैसा है। राजेंद्र जी विदा जी को देखकर बोले, क्या हमारा इतना बुरा समय आ गया है कि मेरे घर में मुझे नौकरों के कमरे में रहना पड़ेगा। विदा जी बोले, आप बहू से कुछ मत कहिए, शाम को अनिल से बात करिएगा। शाम में अनिल आए तो राजेंद्र जी बोले, बेटा तुम बहू को समझाओ, वो हमें नौकरी वाले कमरे में रहने को कह रही है। अनिल तुनक कर बोला, हाँ तुम सही तो कह रही है। यहाँ घर में आपने इतना चिकना फर्श बनवा दिया है कि डर लगता है कहीं आप फिसल कर गिर न जाए और कहीं हड्डी वड्डी टूट गई तो बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा। मैंने ही उसे कहा था। और एक बात कहूँ, बेजा पूनम से उलझा मत कीजिए। माने तो इतने दिन आपकी बात मानी, पर ज़रूरी नहीं कि बहू भी माने। इसलिए जो वो कह रहे चुपचाप मान लिया। कैसे बेटे का जवाब सुनकर राजेंद्र जी सतम रह गए। सोचने लगे, अपनी मेहनत की कमाई से बने घर में रह रहा हूँ, फिर भी अपनी इतनी अपेक्षा वे अंधारे तक बिलबिला उठे। बेटा बोलता हुआ वहाँ से चला गया। बेटे और पोते के साथ रहने के मुंह में उन्हें रोक लिया, वरना वे कुछ करवा कहने वाले थे। वह कुछ कहते उससे पहले विधा जी ने उन्हें रोक लिया। राजेंद्र जी बोलने, घर के एक एक ईंट लगवाया समय मैंने कितने सपने देखे थे, आज एक एक करके टूट रहे हैं। अरुण को देखा करता है, घर बन जाएगा तो आऊँगा, पर बस दिवाली में आता और अपनी परेशानियों को बताकर कुछ न कुछ थोड़े बहुत बचे हुए पैसे भी ले जाता है और फिर लौट कर नहीं आता। विधा जी बोली, अभी इनकी उम्र ही क्या है, धीरे धीरे समझ जाएंगे। राजेंद्र जी हल्का सा टेढ़ा मुस्कुराकर बोले, विधा तुम्हारे बच्चे अब बच्चे नहीं, बच्चों के बाप बन चुके हैं, गुस्सा मत करो जी, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगी। विधा जी उन्हें शांत कराते हुए कहती है। एक दिन बाद राजेंद्र जी हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे, तभी अनिल तंदनाता हुआ आता है और उसके सामने खड़ा होकर उन्हें घूरने लगता है। राजेंद्र जी को लगता है कि अनिल अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगने आपसे कमरा खाली करने को कहा था ना, चलिए आज मैं सामान रखवा देता हूँ आपके। अनिल अपने गुस्से को काबू करते हुए कहता है। राजेंद्र जी कहते हैं, तुम फिर वही बात शुरू कर दी, इतना समझाने का अपना कमरा खाली करके नौकरों के कमरे में नहीं रहूँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अनिल अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश करते हुए कहता है, देखिए मैं आपसे प्यार से कह रहा हूँ, आप अपना सामान उस कमरे में रख लीजिए। अनिल लगभग ऑर्डर देते हुए कहता है, यह घर मेरा है और तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे कहाँ रहना है और कहाँ नहीं। अगर तुझे जगह की कमी इतनी दिक्कत है तो तुम्हारी पत्नी के रिश्तेदार को वहाँ ठहरा दिया करो। राजेंद्र जी भी ठान लिया था कि अब वो उनके दबाव में नहीं आएंगे। अनिल गुस्से में तिलमिला उठा और अपने गुस्से में राजेंद्र जी की कुर्सी को इतना जोर से धक्का मारा कि वो जमीन पे गिर पड़े। गिरने की आवाज़ सुनकर विधा जी दौड़ते हुए बाहर आए। अनिल गुस्से से उन्हें उंगली दिखाते हुए बोला, बुढ़ो मैं सोच रहा था प्यार से समझाओ तो तुम समझ जाओगे, पर नहीं, तुम तो लातों के भूत बातों से थोड़ी सी मानोगे। अच्छा होता समय रहते ही तुम्हें धक्की मार के घर से बाहर निकाल देता तो कम से कम घर का रोब तो न झाड़ते। यह घर के आपने सीने से बांध कर शमशान तक ले जाओगे। अरे दिन ही कितने बचे हैं तुम्हारे पास, जैसा कहता हूँ वैसा करो वरना इस घर से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। विधा जी अपने सामने खड़े
बेटे का यह रूप देखकर गुस्से से भर उठी। वो कुछ कहने वाली होती कि अनिल उन्हें आंखें दिखाते हुए कहता, अगर अपनी मांग में सिंदूर लगाना चाहती हो तो अपने बूढ़े पति को समझा लो, वरना हाथ पैर तोड़कर किसी चौराहे पे भीख मांगने के लिए छोड़ आऊँगा। फिर न कहना कि बेटे ने कहा नहीं। अनिल के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर राजेंद्र जी और विदा जी संतप्त थे। विदा जी ने राजेंद्र जी को सहारा दिया और दूसरी कुर्सी पे बैठाया। अपनी बातें कहकर अनिल वहाँ से तमतमाता हुआ निकल गया। राजेंद्र जी ने विदा जी की तरफ देखा तो विदा जी ने कहा, चलो जी कुछ दिन वहाँ रह कर देख लेते हैं, अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर इस कमरे में आ जाएंगे। इनमें कौन सी बड़ी बात है, विदा जी अपना दुख छुपाते हुए कहती है। दोनों मजबूर थे। आज राजेंद्र जी को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वह अपनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आज तो उसने किसी के खाने के लिए भी नहीं पूछा, न कुछ खाने को दिया। विदा जी महसूस कर रही थी कि कमल जी की तबीयत आज खराब है। वो दौड़ते हुए बेटी बहू के कमरे के बाहर आती है। किस्मत से दरवाज़ा खुला था, शायद तीनों कहीं जा रहे थे। उमा जी दरवाजे पे खड़ी होकर कहती है, बेटा तेरे पापा की तबीयत सही नहीं है, आज तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। सब ड्रामा है, कुछ नहीं हुआ है उन्हें, और एक दिन खाना नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। यह ब्रेड है, खिला दो। वह रूम में रखी 2 दिन पुरानी ब्रेड दे देती है। आज रसोई को भी लॉक कर रखा था, इसलिए विधा जी कुछ बना भी नहीं सकती थी। वह उनके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देती है। ब्रेड में से बदबू आ रही थी। वो सड़ चुकी थी। विधा जी को अपने किस्मत पे रोना आ रहा था। वो सोच रही थी कि ऐसे बेटे से अच्छा तो उनका कोई होता ही नहीं, वही अच्छा है। वो थके कदमों से वापस कमरे में आती है तो राजेंद्र जी उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम मेरे लिए परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। बेटा बहू बाहर चले जाते हैं, घर लॉक करके जाते हैं। विधा जी उनसे काफ़ी मिन्नतें करती है कि एक बार डॉक्टर को बुला दे, पर वो दोनों उनकी एक नहीं सुनते। राजेंद्र जी के हालत खराब हो रही थी। उनका पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था। विदा जी फ़ोन निकालकर काजल को फ़ोन मिलाती है, पर फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो आसपास चार्जर ढूंढती है पर उन्हें नहीं मिलता। वो बाहर ढूंढती है पर हर कमरे में ताला लगा हुआ था। वो बाहर से किसी को आवाज़ मदद के लिए भी नहीं बुला सकती थी, क्योंकि बाहर से डोर लॉक था। तभी उन्हें कुछ याद आया कि हो सकता है चादर उनके पहले वाले कमरे में हो। वो भागते हुए वहाँ जाती है। किस्मत से वहाँ गेट की बजाय लोहे का ताला लगा हुआ था। वो भागकर एक लोहे की रॉड लाती है और ताले को तोड़ने लगती है। काफ़ी कोशिशों के बाद वो ताला खुलता है। वह जल्दी से अंदर आती है और चार्जर ढूंढती है। उन्हें चार्ज मिल जाता है। तभी उन्हें राजेंद्र जी की आवाज़ आती है। उनकी आवाज़ सुनकर वो भागते हुए अंदर आती है। राजेंद्र जी बेड पर निढाल पड़े थे। उन्हें देखकर वो घबरा जाती है। वह उन्हें उठाने की कोशिश करती पर वह नहीं उठते। वह हड़बड़ाते हुए मोबाइल चार्ज लगाती है और हड़बड़ाने अपने बेटे को फ़ोन करते हैं, पर बेटा फ़ोन नहीं उठाता। वो झुठलाकर काजल को फ़ोन करती है और रोते हुए सारी बात बताती है। काजल फ़ौरन वहां आने के लिए निकल जाती है। विदा जी राजेंद्र जी को उठाने की काफ़ी कोशिश कर रही थी, पर उनके चेहरे पर कभी पानी मारती, कभी हाथ पाँव मसल गए, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। वो बाहर आकर देखते हैं कि कोई दरवाज़ा या खिड़की खुला हो पर लॉक था। आज वो अपने आप को भी काफ़ी बेबस महसूस कर रही थी। उन्होंने सारी कोशिशें कर ली पर कुछ भी नहीं हुआ था। वो राजेंद्र जी के पास जाते हैं और उनसे उठने को कहते हैं। तभी उन्हें गाड़ी की आवाज़ आती है तो वो भागते हुए बाहर आती है। काजल और राजीव ताला तोड़कर अंदर जाते हैं। राजेंद्र जी की मृत्यु को 12 दिन हो चुके थे। अब अरुण अपने घर लौट गया था। काजल भी अब जाने वाली थी, पर वो विधा जी को अपने साथ ले जाने की जिद कर रही थी। वो नहीं चाहते थे कि जो उसके पापा के साथ हुआ वो उसकी माँ के साथ भी हो। विधा जी ने सब कुछ काजल को बता दिया था। काजल और राजीव को तो पहले से ही चाहती थी कि वो उनके पास आकर रहे, पर समाज के डर से दोनों कभी नहीं माने। अनिल और पूनम तो चाहते थे कि वो उनके साथ चली जाए। अब बाबूजी मरने के बाद घर उनका ही तो था। वो चाहते थे कि वो पूरा घर अकेले हड़प ले। विधा जी कहती है, ठीक है काजल, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। काजल और राजीव खुश थे, साथ ही अनिल और पूनम के भी। विधा जी अपने सामान लेती है और काजल के साथ चली जाती है।
अनिल और पूनम को काफ़ी खुश थे कि अब घर उनका है। छोटे भाई को बहला फुसला कर वो अब घर अपने नाम करवा लेंगे। यह सब सोच ही रहे थे, देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। पर अब अनिल का तबादला दूसरे शहर में हो गया था, इसलिए वो इस घर को बेचने का मन बना लिया था। उसे पता था कि सारे कागजात वकील के पास होंगे, इसलिए वो वकील के पास जाकर बात करता है। उसे पता था कि कागजों के लिए सबका होना जरूरी है, इसलिए उसने सबसे भला फुसला कर घर बुला लिया था। साथ ही वकील को भी पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया था, ताकि उन सभी को कागजातों पर साइन लेने में उनकी मदद कर सके। पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हो चुका था। वकील आता है और कागजात निकालता है। अनिल तो आज काफ़ी खुश था। विधायक जी और काजल काफ़ी शांत थे। वहीं अरुण तो यह सोच रहा था कि घर बेचकर अपने हिस्से के पैसे लेकर यहाँ से जल्दी कब जाए। वकील कहते हैं, आपके पिताजी ने मरने से एक हफ्ते पहले ही पुरानी वसीयत के बदले एक नई वसीयत बनवाई थी। तो यह है। यह सुनकर अरुण, अनिल और उसकी बीवियों के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। वह वसीयत खोलकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। मेरे बैंक खाते में जो एफडी और विराट है, यह सब काजल और राजीव के हिस्से में होंगे और आज से विधायक जी की देखभाल भी वो दोनों ही करेंगे। इतना बड़ा मकान और साथ ही इसके पीछे वाली ज़मीन विधायक आश्रम और अनाथ बच्चों के आशियानों के लिए है और उसकी देखभाल का जिम्मा मैं काजल और राजीव और विधा को दे देता हूँ, क्योंकि जिन बेटों का माँ बाप के लिए फुर्सत नहीं है वह दिन कैसे निभाएगा। तो मैं उन्हें इस आखिरी जिम्मेदारी से भी मुक्त कर रहा हूँ। यह घर के पीछे वाली ज़मीन भी मैंने घर की ज़मीन के साथ ही खरीदा था। सोचा था कि वक्त आने पर उसमें भी घर बनवा कर दोनों बेटों के लिए एक एक घर होगा, पर बेटी ने अपना असली रंग दिखा दिया, इसलिए अब इन सब में से वो दोनों मुक्त थे। राजीव हक्का बक्का रह गया। काजल सोच रही थी कि बाबूजी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उस पर छोड़ गए। पूनम गुस्से में बोली, अच्छा तो इन्होंने नौकरों के कमरे में शिफ्ट क्या कर दिया, उसका बदला उन्होंने मरते मरते निकाल लिया। अरे अगर पता होता कि वो ऐसा करेंगे तो 2-3 साल के लिए ही सही, पर इस घर में रहने कभी नहीं आती। छोटी बहू बोले, अरे जेठानी जी, आपने तो उनके साथ जो किया सो किया, पर मैंने क्या किया, मेरे साथ भी उन्होंने न्याय किया। काजल बोली, आप लोगों की रत्ती भर शर्म नहीं आ रही। जब आपको अपना फर्ज निभाना था तब तो किसी ने कुछ भी नहीं निभाया। एक ने कर बातें करके साथ माँ बाप को 2 रोटी और दूसरे ने हर वक्त कुछ न कुछ बहाना बनाकर अपना पल्ला झाड़ लिया और आज उनके फैसले पे आप लोग उंगली उठा रहे हैं। अच्छा किया बाबूजी ने जो जाते जाते सही फैसला करके गए, मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। दोनों भाई काजल और राजीव को कहने लगे, ज़रूर यह सब तुम दोनों का ही किया धारा है। कुछ दिनों पहले काजल भी उनसे मिलने आए थे, ज़रूर उसी ने कुछ सिखाया होगा। राजीव बोले, हमें कुछ सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, बाबूजी खुद समझदार थे, उन्हें पता था कि वे लोग के साथ क्या मायने रखते हैं। काश कि आप लोगों ने अपने माँ बाप के लिए थोड़ा वक्त निकाला होता, उन्हें थोड़ी इज्जत दी होती तो आज आपको यह दिन देखना नहीं पड़ता। आपके भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आपके माता पिता के साथ आपने जैसा बर्ताव किया है आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा ही करें, क्योंकि आपने बच्चों से ने भी देखा कि आपने अपने माता पिता के साथ क्या क्या किया। चलो काजल, बाबूजी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे भी निभाना ही। काजल ने वकील अंकल से कहा, अंकल यह जेवर बेचकर मैं बाबूजी के सपनों को पूरा करना चाहती हूँ और यह एफडी बाबूजी की अमानत के रूप में मेरे पास रहेंगे। जब इस आश्रम को ज़रूरत पड़ेगा उसे भी लगा दूंगी। मैं बेटी ही सही पर हर साल अपने बाबूजी का श्राद्ध इसी आश्रम से करवाऊंगी। माँ, आप पापा के फैसले से सहमत तो है ना? वह पिताजी से पूछती है, हाँ बेटा, उन्होंने एकदम सही फैसला लिया है। वैसे इन लोगों ने मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वह इन सभी को देखते हुए कहती है। पूनम तिल मिलाप बोलती है, बाबू लिया जब हमारे पास थी तब तो रिश्ता था और अब जब सब माल बेटी को दे दिया तो हमसे रिश्ता नहीं है। यह घर हमारा है और हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अनिल वकील को देख रहा था, पर वकील ने साफ साफ उनसे पैसे वापस देकर कह दिया कि वो कुछ नहीं कर सकता। वकील ने सब कुछ कानून से करवाया और उन लोगों को घर छोड़ना ही पड़ा। तीनों साथ ही वृद्धाश्रम में सबकी सेवा करते हुए अपना जीवन बिताते लगते हैं। समय का चक्र घूमता है और सबके बच्चे बड़े हो जाते हैं।
अनिल और अरुण के बच्चे भी उन्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। अब वो अपने जीवन के पछतावे के साथ वृद्धाश्रम ही अपनी बची हुई जिंदगी का समय बिता रहे थे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंदर बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।